विशाल, डॉन, चलो बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलो गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बताइए कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं सब? मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि एक्चुअली कैमरा बंद हो गया था, मुझे उसे रीस्टार्ट करना पड़ा, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, 2 से 4 मिनट का। चलो जल्दी से लाइव आइए। हाँ जी मैम, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंकित यादव एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनडीए की साइंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से। और हाँ देखो, परसों सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था ना, किस किस बच्चे ने एग्जाम दिया था? कोई बच्चे ने एग्जाम दिया था? मेरे पास पेपर भी है, उसके क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है? उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों से। चलो मैं ज्योग्राफी की क्लास लगवा दूं? ठीक है, जल्दी लगवा देंगे ज्योग्राफी क्लास भी। बाकी ठीक चल रहा है बैच एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑल क्लियर? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी आज बताऊंगी मैंने नहीं बताया था। ऋषि दीवान आपका आंसर है हरगोविंद खुराना। ऋषि दीवान आपका आंसर है हरगोविंद खुराना। मैम ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास लगवा दीजिए। एक सब्जेक्ट एक चूज कर लो, क्या पढ़ना चाहते हो पहले? हाँ जी, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो या ज्योग्राफी पहले पढ़ना चाहते हो? एक चीज चूज करो। हाँ जी आइए, चलो ऑल क्लियर। ओके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हम साइटोलॉजी पढ़ रहे थे और बस अपना 2 या 3 क्लास का बचा है, ज्यादा नहीं बचा है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे, राइट? मैंने कहा था बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आप बता भी चुकी थी, है ना? बहुत सारी चीजें मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पढ़ा भी चुकी थी, अगर आपको याद हो तो। क्या क्या पढ़ा था मैम? हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अमीर है। बहुत अमीर का मतलब इसके पास खुद का डीएनए है। याद है आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए होता है। और मैंने कहा था जिस भी सेल ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए होता है वो अपना काम खुद कर सकता है। ओके ठीक है, पॉलिटी पहले चलवा दूं? ठीक है, मैं पॉलिटी या ज्योग्राफी? ज्योग्राफी लगवा दे। ठीक है, मैं एक बार एक शेड्यूल बनाती हूँ, उसमें फिर ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करवाती हूँ आपकी करवाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगवा देती हूँ मैं। चलिए हो गया, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, नहीं तो कहोगे फिर बायोलॉजी पीछे रह गए, मैं बायोलॉजी की क्लास लगवा दूं। तुम लोगों को कुछ भरोसा नहीं है, तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, मैं बोल दूंगी। मैं आज मैनेजमेंट से बात करती हूँ, ज्योग्राफी वाले टीचर से बात करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। सुरेश कह रहे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। बेटा तबियत खराब थी, मैं इंस्टा सब भाड़ में गया, ऐसा लग रहा था उस समय। तो चलो देखते हैं कौन सा ज्योग्राफी या पॉलिटी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करवाते हैं। हिस्ट्री चल ही रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो आओ, हिंदी ऑल्टरनेट डेज में हो गया ना आपका 3 दिन, तो 3 दिन अब मैं आपका पॉलिटी या ज्योग्राफी को स्टार्ट करवा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़ लो, बाद में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सूत्रकणिकाएं बोलते हैं, और प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको हम एनर्जी हाउस या पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक तो खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए है तो बहुत सारे काम अपने आप कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एक प्रोसेस जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो। और सेलुलर रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन क्या थी कि मैम जितना भी ग्लूकोज जो बना हुआ होता है हमारी सेल्स के पास, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनती है। लेकिन उस एनर्जी को आप नाम एटीपी देते हो, तो ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाता है। इसलिए जब कभी भी हमारी सेल्स को एनर्जी चाहिए होगी वो किससे मांगेंगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मांगेंगी। फिर मैंने कहा था 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। याद है आप लोगों को? तो मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और हमारे बॉडी में जो आरबीसी हैं उनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक जितने भी
टाइप की सेल्स होती हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप बताओगे कि उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको ये चीज बताई है या नहीं बताई है, आप नोट कर लेना। मैंने कल कहा था, शायद मुझे लग रहा है मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी होता है। याद है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी होता है। ये बात मैंने नहीं बताई है, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए कि राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है। अब मेरा यहां से क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम तो है, लेकिन किस टाइप का राइबोसोम है? वो 70S है या 80S है? मैंने बताया था ना, राइबोसोम की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है 70S और एक होता है प्यारे बच्चों 80S। तो राइबोसोम 2 कैटेगरी में बटा हुआ होता है। आगे पढ़ाऊंगी इस एस का मीनिंग क्या होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग बोलते हैं उसे, ये आगे बताएंगे आपको जब हम आपको राइबोसोम डिटेल में पढ़ाएंगे तब। फिलहाल ये सुनो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इससे पहले मैंने आपको कहां बताया था कि किसमें 70S राइबोसोम होता है? चलो फटाक से आंसर दो कि इससे पहले मैम ने आपको क्या बताया था, कहां पर 70S राइबोसोम पढ़ाया था? चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ। 80S नहीं होता है कृतम चंद बेटा, 80S राइबोसोम हमारी सेल्स में होता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, उसके पास 70S राइबोसोम होता है। अब जल्दी बताओ मुझे कि इससे पहले 70S राइबोसोम मैंने कहां पढ़ाया था, फिर आगे चलूं मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की। चलो फटाक से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं भी देखती हूं कि आपको कितना सारा याद रहता है। यस, कुलदीप गर्ग ने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रेम प्रकाश ने सही आंसर दिया, साबिर अहमद ने सही आंसर दिया, अक्षय राज ने सही आंसर, अरे वाह सब लोग सही आंसर। दिनकर जी गलत हैं, भगवंत कुमार गलत हैं, कुमार सत्यम सही हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद करो मैंने कहा था 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अगर आप लोगों के दिमाग के पुर्जे खुले हुए हैं तो वहां पर मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कौन सा होता है? 80S राइबोसोम। अब आपको एक बात बताऊं बच्चा, ध्यान से सुन लेना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, और मैं एक बात बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ना, वो एकदम वैसा ही डीएनए होता है जो किस सेल का? प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा डीएनए होता है जैसा दिखने में प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा था मैम? आपने बताया था ऐसे, सर्कुलर एंड सिंगल हेलिक्स। याद है ये चीजें? सर्कुलर एंड सिंगल हेलिक्स। इसीलिए आपको एक बात बता दूं आपके जनरल नॉलेज के लिए कि प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट एक जैसा दिखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल उठाओगे और माइटोकॉन्ड्रिया उठाओगे तो दोनों आपको एक जैसे दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, एक जैसे हैं। क्यों है एक जैसे? क्योंकि मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है। कैसा? तो गोल और सिंगल हेलिक्स, एक कुंडली और गोल घूमा हुआ, एक कुंडलित और गोल घूमा हुआ। तो जैसा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए दिखेगा वैसा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखेगा। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी 70S राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 70S राइबोसोम होता है। इसलिए जब कभी आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे वो सिमिलर दिखती है किसके जैसी? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसा सेल का कौन सा ऑर्गेनली दिखता है, कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा दिखता है, तो आंसर क्या करके आओगे?
माइटोकॉन्ड्रिया करके आओगे, माइटोकॉन्ड्रिया करके आओगे। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मैं बढ़ा चुकी हूं ये बात। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। चलो अब बात करेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर और लेंथ की। तो कभी कभी वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है यहां से, लेकिन फिर भी लिख लो, क्या पता डायमीटर इसका कितना होता है, व्यास, और इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई और डायमीटर कितना होता है, आपसे ये पूछा गया है। कल याद है, कल की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा था, इसके अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, मैंने डायग्राम भी दिखाया था इसका ऐसा। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लेंथ कितनी है और इसका ये जो डायमीटर है ये कितना है, तो इसका डायमीटर होता है अप्रोक्स 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का डायमीटर है इसका। 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर के डिसऑर्डर का। तो अगर आपसे पूछ ले तो ये याद रखिएगा, लेंथ 1 से 4 माइक्रोमीटर, 1.0 टू 4.0 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, लेकिन फिर भी मैंने नोट करवा दिया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो भैया याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी ऐसे तो लिखता नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका ये डायमीटर, ये वाला डायमीटर ऐसा, ये कितना है, 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसकी लेंथ, ये लंबाई जो है वो 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के बीच की हो सकती है। अब अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया, तब आता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी से, क्योंकि इसकी खोज में आपको ना कम से कम 5 से 6 साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इतनी आसान नहीं थी, इसे खोजना इतना आसान नहीं था प्यारे बच्चों। तो कैसे खोज हुई इसकी, इसीलिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम पर ऑब्जर्व्ड किसने किया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय का मतलब क्या है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था, सबसे पहले देखने वाले मतलब वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा होगा। तो देखा किसने, ऑल्टमन ने नहीं देखा, सोनू कुमार राम नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। सबसे पहले देखा गया था किसके द्वारा, कोलिकर के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है ये कोलिकर वैज्ञानिक ने देखा, किसमें देखा, तो इंसेक्ट की मसल सेल्स में, इंसेक्ट की मांसपेशियों में, मसल्स में देखा। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, कीट। उस कीड़े मकोड़े की जो मसल्स थी, जो मांसपेशियां थी, उन मांसपेशियों की सेल को उठाया और उस सेल के अंदर क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा। किसने, कोलिकर ने सबसे पहले देखा, कामिनी पुरकिंजे नहीं है। उसके बाद अगर आपसे पूछे जो देखने वाले हुए, डिस्कवरी किसने की, प्रॉपर खोज किसने की, तो बच्चों 2 साइंटिस्ट एक साथ जुड़ के इसकी खोज करें। कौन कौन से, तो आप बताओगे। डिस्कवरी के लिए याद रखना है, पहला है ऑल्टमन और दूसरे हैं फ्लेमिंग। मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि इंग्लिश में ही साइंटिस्ट के नाम आते हैं और आपको याद में इंग्लिश में करने हैं। डिस्कवरी हुई थी 1890 में, 1890 में इसकी खोज की गई थी ऑल्टमन और फ्लेमिंग के द्वारा। ऑल्टमन और फ्लेमिंग के द्वारा देखा किसने, कोलिकर ने, किसमें, इंसेक्ट की मांसपेशियों में। डिस्कवरी ऑल्टमन और फ्लेमिंग। इसीलिए जनरली एग्जाम में जब आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो ऑल्टमन ऑप्शन मिलता है आपको। जनरली आपको ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऑल्टमन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इसके बाद अब आया इसके नाम की बारी। नाम की बारी आई तो बच्चे बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग आए कि भैया इसका नाम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। जब इस माइटोकॉन्ड्रिया नेम की बारी आई, इसके नाम की, इसका जो नामकरण करने की बारी आई, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए फिला नाम के, फ्लेमिंग, सॉरी पहले तो बात करते हैं फ्लेमिंग। ये जो फ्लेमिंग है ना, जिन्होंने खोज की थी ऑल्टमन के साथ, इन्होंने कहा कि इसका नाम रख दो फिला, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रख दो, फिला रख दो, लेकिन इनकी नहीं चली। इसके बाद आए ऑल्टमन, यही वाले ऑल्टमन जी ने कहा बच्चों कि इसका नाम बायोप्लास्ट रख दो। क्या रख दो, बायोप्लास्ट रख दो।
इनकी भी नहीं चली। फिर आए ये वाले कोलिकर, जिन्होंने देखा था, इन्होंने कहा इनका नाम सैक्रोसोम रख दो। क्या रख दो? इनका नाम सैक्रोसोम रख दो। हिंदी में सेम नाम है, सैक्रोसोम रख दो। इनकी भी नहीं चली। और फाइनली आए आपके बेंडा, बेंडा नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि ना ही तो इनका नाम फिला रखो, ना बायोप्लास्ट रखो, ना सैक्रोसोम रखो, इसका नाम बेंडा जी ने कहा इसका नाम रखा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रही हूं कि खोज करने का क्रेडिट जाता है ऑल्टमन और फ्लेमिंग दोनों को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, जो शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बेंडा के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा। फिर आए एक मेव्स नाम के साइंटिस्ट, MEVES, मेव्स। और मेव्स ने किसके अंदर खोज की? प्लांट की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। प्लांट की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वो कौन से साइंटिस्ट थे? मेव्स थे। फिर आए दो साइंटिस्ट और, कौन कौन से? बेंसले और होर। लिखोगे उनके नाम, कौन कौन से? बेंसले, बेंसले के साथ यहां पर होर। ये दो वैज्ञानिक आए और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले आइसोलेट किया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया। किससे किया? हमारी लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं, लीवर सेल से, यकृत की कोशिकाओं से बाहर निकाला माइटोकॉन्ड्रिया को। आइसोलेशन का मतलब समझते हो? आइसोलेशन का मतलब होता है यहां पर पृथक्करण। पृथक्करण, पृथक्करण मतलब हमारे लीवर के अंदर जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसको बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप पे रख के दिखाया। तो फर्स्ट टाइम पर आइसोलेट करने वाले, आइसोलेशन, पृथक्करण लिख लेना। सबसे पहले पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था? तो बेंसले और होर के द्वारा। कौन सी सेल से? हमारी लीवर सेल से। हमारे लीवर के अंदर जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने कहा था सिर्फ आरबीसी में नहीं होता है, बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो लीवर की एक सेल निकाली, उसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के आइसोलेट कर दिया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब एग्जाम में इतने साइंटिस्ट के नाम नहीं आते, एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो ऑल्टमन ने की। नाम किसने रखा? बेंडा ने रखा। सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? बेंसले और होर। लिख देना, ऐसे लिख लेना हिंदी में, बेंसले प्लस होर। वैसे तो साइंटिस्ट का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। इन्होंने हमारी लीवर सेल से सबसे पहले आइसोलेट ही कर दिया कि भैया देख लो, ऐसा दिखेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहां पर खत्म होता है। इतने सारे पॉइंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नोट करना था। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पे। यहां तक हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बताओ डीएनए क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, आनुवंशिक पदार्थ था। तो डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करा। क्रोमोसोम होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, इसको डिसाइड करेंगे। जीन कैरेक्टर लेकर जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी यहां पर सेल्स में। देखो क्या क्या काम हो रहा है, इतनी छोटी सी सेल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, है ना? समझ पा रहे हो आप? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेल का कंपोनेंट, कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस कलर से नहीं दिखेगा आपको। सेल का खांसी नहीं जा रही। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कितने बच्चों ने नाम सुन रखा है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा ER। आजकल तो आपके पेपर सेट करने वाले भी मॉडर्न जमाने के हो गए हैं, आपके एग्जामिनर भी। तो वो क्या करते हैं? ER लिखते हैं, सिर्फ ER लिखते हैं, है ना? हिंदी में इसे कहा जाता है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका नाम से क्लियर है। आप जब नाम देखोगे ना तो अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। देखो, अंतः का मतलब होता है इनसाइड, सेल के अंदर की तरफ। प्रदव्य जालिका, जालिका का मतलब होता है नेटवर्क, जाल बना हुआ, जाल बना हुआ। हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ है। हमारी सेल का एक बहुत सारे
आप बताओगे मेम्ब्रेन का जाल बना हुआ होता है, जाली का नेटवर्क, मेम्ब्रेन का नेटवर्क। बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल्स के अंदर, उन्हीं सेल्स की मेम्ब्रेन को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। उन्हीं सेल्स को, मैम मुझे भी टाइफाइड हुआ है, अच्छा राखी मुझे भी हुआ है बेटा, लेकिन आप जाकर मैं ठीक हो गई। उमंग कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया बनता कैसे? अब तुम तो यार बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? जैसे सेल बनती है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनता है ना? चलो सुनो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। मैं बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या है। एंडो का मतलब है इनसाइड, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेटिक्यूलम का मतलब होता है मेम्ब्रेन, रेटिक्यूलम का मतलब होता है मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन, बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन्स लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया, सॉरी, रेटिकुलम का मतलब होगा नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक है ना, रेटिकुलम का मतलब होगा नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब होता है जाल, बहुत सारा जाल बिछा हुआ है। प्लाज्मिक का मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मिक का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे आपके सामने डेफिनेशन निकल के आ गई कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। कहां पर? इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ। कैसे? तो ध्यान से सुनो, ये मान लो आपकी एक सेल है, इस सेल में ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल लगा हुआ होता है। ये देखिए ऐसे, ये सेल का न्यूक्लियस है और ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ होता है। इसी मेम्ब्रेन के जाल को आप क्या कहते हैं? ईआर। इसे आप ईआर बोलते हो। सेल के अंदर ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ है, इसी जाल को हम क्या बोलते हैं? इसी जाल को हम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इस बात को पहले तो इतनी बात नोट करो। अब सबसे पहले इस जाल को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय, ऑब्जर्व्ड का मतलब है देखने वाले। सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो सबसे पहले देखा था गार्नियर जी ने। गार्नियर एक शैम्पू का ब्रांड भी है, आपको पता हो तो वैसे याद कर लो। गार्नियर जी ने देखा और इन्होंने कहा कि इनको इर्गोप्लाज्म बोलते हैं, छोड़ो ये सब छोड़ो आप, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डिस्कवरी किसने की? इनकी डिस्कवरी की थी पोर्टर ने, इनकी खोज की थी पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले इनको देखने वाले साइंटिस्ट थे गार्नियर, लेकिन गार्नियर ने सिर्फ देख के छोड़ दिया कि ऐसे सेल्स के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ है, इसी मेम्ब्रेन के जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलेंगे। बाद में इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। अब मैम क्यों होती है ये मेम्ब्रेन? कुछ ना कुछ तो काम होगा, है ना। गार्नियर का फेस वॉश आता है, गार्नियर का शैम्पू आता है, वैसे याद करो देखने वाले सबसे पहले गार्नियर थे। अब जब बात करते हैं इनके बारे में तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा था दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे तो आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेंगी। प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई थी मैंने, उसमें कहीं पर भी ये नहीं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में लिख देना ER इज एब्सेंट, ER नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है तो आपको कौन सी सेल उठानी पड़ेगी? यूकैरियोटिक सेल। तो इट इज प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में दिखेगी, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं दिखेगी। अब क्यों होती है ये, क्यों होती है? उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कितने प्रकार की होती हैं। ये जो ER होती है ना, ये जो नेटवर्क का जाल बना हुआ है, इसको आप दो कैटेगरी में बांटते हो। आपको दिखाऊं कैसे दिखती हैं ये? रुको आपको दिखाती हूँ एक सेल के अंदर कैसे दिखती हैं ये। जब आप देखोगे, देख रहे हो मेरा बोर्ड कैसे भरा पड़ा है PPT से, और लोग कहते हैं मैं मेहनत नहीं करती। देखो मेरा डिजिटल बोर्ड बताएगा आपको कि मैं मेहनत करती हूं कि नहीं करती हूं। ये देखो आपको बोर्ड पे दिख रहा है सब एकदम क्लियर। देखो जब आप इस सेल को देखोगे तो ये देखिए बहुत सारी ये मेम्ब्रेन का जाल बना हुआ है। ये देखो न्यूक्लियस से बनी हुई, जो मैंने बनाई ना ऐसे, मैंने ऐसे बना दी, और इसमें कैसे बनी हुई है? ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। तो ये जो मेम्ब्रेन का जाल है ना, ये जंजाल, इसी को ही ER, इसी को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
अब इस ER को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? तो पहला है RER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और हिंदी में कहा जाता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो मैंने लिख दिया खुरदरी ER, मैंने लिख दिया खुरदरी ER। दूसरी तरफ आता है SER, और इसे कहा जाता है स्मूथ ER। ER का मतलब तो समझते हो ना अब, स्मूथ ER चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी ER लिख दिया, बस आगे समझ जाना, ER से अपने आप समझ जाना। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, RER, SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों है? आप एक रोड पे गए, एक सड़क से जा रहे हो, उस सड़क के ऊपर गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। जैसे बिहार में सड़क का बहुत बुरा हाल है। मैं बिहार का इसलिए एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि मैं एक बार बिहार गई थी, मैं पटना, जैसे पटना राजधानी है बिहार की, मैं उसमें गई थी, उसमें भी इतनी गंदी रोड जिसकी कोई हद नहीं है ना? तो वही मेरे दिमाग में वो इमेज बनी हुई है पटना की। पता नहीं बिहार की गवर्नमेंट कब अच्छा काम करेगी। तो आप एक सड़क पे जा रहे हो, उस सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो? रफ रोड है यार। और एक रोड एकदम चिकनी बनी हुई है ना? चिकनी का मतलब एकदम नया हाईवे, जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे पे गए होंगे, इतना सा भी गड्ढा नहीं होता उसे रिपेयर कर देते हैं हाथों हाथ। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अरे यार बड़ी स्मूथ रोड थी। तो वही बात यहां पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है और स्मूथ का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है, रफ का मतलब होता है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण, और ये कण क्या कहलाते हैं? ये कण कहलाते हैं राइबोसोम, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जो खुरदरी है, और खुरदरी का मतलब इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो लिखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम इज प्रेजेंट, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे कण हो गए, गड्ढे से हो गए, गड्ढे का मतलब एग्जाम्पल दे रही हूं, समझ लेना। तो इन्हीं की वजह से इनका नाम पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। एक गड्ढे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम इज प्रेजेंट, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो एकदम चिकनी ऐसी होती हैं बच्चों, उनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो लिखो, राइबोसोम आर एब्सेंट, इनके ऊपर लिख देना राइबोसोम आर एब्सेंट, इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अक्सर एनडीए सीडीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते, इन पर राइबोसोम नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा कि RER कहां होती है और SER कहां होती है। इस चीज को सुनने के लिए एक डायग्राम बना रही हूं, वो सुनो। मान लो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से बहुत सारी मेम्ब्रेन जुड़ी हैं, ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन जुड़ी हुई हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास में होती हैं उनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, और जिन कणों को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये होंगे वो कौन सी होगी? वो रफ होगी। अब न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाओगे और सेल मेम्ब्रेन, भैया ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बात जानते हो ना कि सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। पढ़ा तो चुकी हूं, खोपड़ी में बैठा तो चुकी हूं आपकी कि कोशिकाओं के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली होती है उसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली के पास में जो मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसलिए RER है। अब इससे दूर जाओ, सेल मेम्ब्रेन के पास आओ, तो यहां पर जो मेम्ब्रेन होती हैं जो किसके पास है आप बताओगे? सेल मेम्ब्रेन के पास है, इनको बोलते हैं SER। ये
चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है। चिकनी क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रही हूं कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होती है, तो कौन सी? रफ। और सेल मेम्ब्रेन के पास कौन सी होती है? स्मूथ। तो लिख दो नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में। लिखो जरा, इसके नीचे क्या लिखोगे? आर के, इट इज प्रेजेंट नियर बाय, इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, नियर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये केंद्रक झिल्ली के पास में पाई जाती हैं। केंद्रक झिल्ली से लगी हुई या केंद्रक झिल्ली के पास में होती हैं। कौन सी? आर। केंद्रक झिल्ली के पास कौन सी होंगी? आर। और सेल मेम्ब्रेन के पास कौन सी होंगी? लिख दो, इट इज प्रेजेंट नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती हैं। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती हैं। ये लीजिए बच्चों, तो केंद्रक झिल्ली के पास है वो आर है, वो खुरदरी है। और केंद्रक झिल्ली से दूर और सेल मेम्ब्रेन के पास में है वो स्मूथ ER है, वो स्मूथ ER है। नेक्स्ट चले, चलो बहुत बढ़िया। कह रहे बिहार की रोड अब बन गई है। हाँ अब बन गई हूँ कि मैं अप्रोक्स 1.5 से 2 साल पहले गई थी पटना। ठीक है, नेक्स्ट सुनो बच्चों, जब आप आर की बात करते हैं ये होती है न्यूक्लियस से लगी हुई, और जो चीज न्यूक्लियस से लगी हुई होती है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो चीज न्यूक्लियस के पास लगी हुई होती है, क्योंकि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, मैंने पढ़ाया था, कंट्रोलर है, कंट्रोल करता है, तो जो भी न्यूक्लियस के पास में होंगी वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि इट इज मोर स्टेबल। आर क्या हो जाएगा? इट इज मोर स्टेबल। इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है? तो बता देना एग्जाम में कि ज्यादा स्थायी वो होगा जो न्यूक्लियस से लगा हुआ होगा, और कम स्थायी कौन सा है? लेस स्टेबल कौन सा है? जो न्यूक्लियस से दूर है। और दूर कौन सा हो गया? SER हो गया। तो यह कम स्थायी है, इट इज लेस स्टेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, रंजीत कुमार का कहना है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कब तक आएगा? कभी नहीं आएगा एप्लीकेशन में। स्क्रीनशॉट प्राइवेसी की अगेंस्ट है हमारी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने लग जाओगे तो वीडियो रिकॉर्ड होने लग जाएंगी। आप भी कैसी बात करते हो? ठीक है बच्चों, बता दोगे। अब बात आती है कि मैम इनका फंक्शन क्या है, क्यों होती है ये मेम्ब्रेन, किस काम की है ये मेम्ब्रेन? तो बच्चों फंक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ढूंढो जरा कहां लिखा हुआ है। देखो क्या फंक्शन है। मैंने कहा था जब जब साइंस में राइबोसोम टर्म पढ़ोगे तब तब आपको एक ही चीज सुननी है। राइबोसोम का मतलब ही क्या होता है? प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। तो भैया राइबोसोम किस पर है? RER पर। तो RER का फंक्शन क्या हो गया? RER के ऊपर राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या काम आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो RER इज हेल्पफुल इन प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के निर्माण में और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। निर्माण और संश्लेषण में सहायक है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बच्चों ध्यान से सुन लेना कि RER का काम क्या है? प्रोटीन मेकिंग। राइबोसोम के साथ जुड़कर, इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री होता है, वो फैक्ट्री जहां बहुत सारा प्रोटीन बनता है उसे राइबोसोम बोलते हैं। तो सेल के अंदर राइबोसोम हो गया, RNA होगा, याद होगा आपको। और आज आपने पढ़ लिया RER है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। लेकिन जबकि SER जो है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, जब बेचारी के पास राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन तो बना नहीं सकती। तो ये क्या करती है? इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये लिपिड्स और स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिखो, यह वसा एवं स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक है। ये आगे सब पढ़ाऊंगी। स्टेरॉइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। वसा और स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक है, के संश्लेषण में सहायक है।
ये लो, अब सुनो, एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया एनडीए के एग्जाम में कि कौन सी, ध्यान से सुना, जवाब आपसे मांगूंगी मैं, कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करती। अब बताओ आप क्या करके आते हो ऑप्शन में, कौन सी मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं कर सकती। चलो बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाक से, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। श्याम कुमार, आप इतना लेट क्यों हो गए? गुड इवनिंग अब क्यों बोल रहे हैं आप क्लास में 40 मिनट लेट आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम। कैसे ले लूं मैं आपकी गुड इवनिंग, ये बताओ। हाँ जी, एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी, बहुत जल्दी होने वाली है, डेटा मर्जिंग का काम चल रहा है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अगर मेरी तबीयत नहीं खराब होती तो अभी तक एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी होती। थोड़ा और इंतजार कीजिए। यस, सबका सही आंसर आया। मैंने पूछा क्वेश्चन, एनडीए ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकती। भैया जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो नहीं कर सकती, और राइबोसोम किसके पास नहीं है? एसईआर। तो एसईआर कांट मेक प्रोटीन। ये लो आपका आंसर। तो सेल के अंदर ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं? मेम्ब्रेन होती हैं। आप देख लो, ये रही मेम्ब्रेन, आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये मेम्ब्रेन है आपकी सेल के अंदर। तो जो न्यूक्लियस के पास है वो आरईआर है, जो न्यूक्लियस से दूर है वो एसईआर है। ठीक है, तो ये आप नाम समझ लिए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती हैं। अब एक करती है प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम के साथ जुड़कर, और दूसरी कौन क्या काम करती है? लिपिड्स और स्टेरॉइड के सिंथेसिस का। अब ये लिपिड्स और स्टेरॉइड क्या होते हैं आगे पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, लिपिड सब पढ़ाऊंगी मैं। खत्म, चलूं अगले पर। ओके मैम, चलिए हो गया। ईआर के बारे में आपने जान लिया कि ईआर क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अगला। नेक्स्ट आप लिखोगे कंपोनेंट सेल का, लाइसोसोम। चलिए बच्चों लिखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम एक होता है बच्चों लाइसोसोम, और एक इससे मिलता जुलता टर्म होता है लाइसोजाइम। ठीक है, नोट्स में भी हल्का सा शायद गलत लिख रखा है, एक जगह मैं सही करवाऊंगी। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, ये एक एंजाइम है, और कहाँ होता है? ये हमारी लार में होता है। आपके मुंह में जो रसगुल्ला देख के लार टपकती है ना, जो सैलाइवा बनता है, उसके अंदर लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो हमारी सलाइवा में, हमारी लार में होता है, जबकि लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जो हमारी हर एक सेल में होता है। दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लाइसोजाइम इज ए एंजाइम। आओ यहां पर, जब आप लाइसोसोम की बात करते हो तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा था इसे क्या कहा जाता है, इसके नाम लिखो। इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, आत्मघाती थैली कहा जाता है इसे। वो थैली जो आत्महत्या कर लेती है, जिसके फटने से खुद वो तो मरेगा ही और अपनी सेल को भी मार देता है। इसके नाम लिखो क्या क्या है, इसके और क्या क्या नाम होते हैं, अदर्स नेम लिखो, इसके अन्य नाम। ये एग्जाम में आएंगे कि सुसाइड बैग किसे बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों आत्मघाती थैली बोलते हैं, ऐसे ही इसे बोलते हैं स्क्वेंजर, स्क्वेंजर ऑफ सेल। और स्क्वेंजर का मतलब होता है बच्चों सफाई कर्मी, जैसे हमारी रोड पर जो साफ सफाई करते हैं। अभी आरएएस का रिजल्ट आया था, जोधपुर में एक स्क्वेंजर, रोड पर सफाई करने वाली एक महिला आरएएस में रैंक लाकर एसडीएम बनी। इससे बड़ी कोई भी इंस्पिरेशन स्टोरी हो ही नहीं सकती किसी की। स्क्वेंजर का मतलब होता है सफाई कर्मी, जैसे रोड पर रोड साफ करते हैं उन्हें स्क्वेंजर बोलते हैं आप, ऐसे हमारी सेल के अंदर सफाई करने का काम करते हैं उन्हें सफाई कर्मी स्क्वेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट इन्हीं को बोलते हैं एटम बॉम्ब। जैसे एक एटम बॉम्ब, एक परमाणु बम होता है, वो विस्फोट होता है तो नुकसान होता है, वैसे ही हमारी सेल्स के अंदर भी ये बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है। अगला, जैसे हम कचरा डिस्पोजल बैग में डाल देते हैं, वैसे हमारी सेल के अंदर जो कचरा होता है वो कौन से बैग में डाल देंगे? लाइसोसोम में डाल देंगे। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेल के किस कंपोनेंट को सुसाइड बैग बोलते हैं, किस कंपोनेंट को स्क्वेंजर बोलते हैं, किसे एटम बॉम्ब बोलते हैं, किसे डिस्पोजल बैग बोलते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है ना जिसके अंदर आप डिस्पोजल बैग है, हमने कचरा वचरा डाल दिया, डस्टबिन, इसे डस्टबिन भी कहा जाता है कभी कभी। तो हमारी सेल के अंदर कोई कचरा आ गया, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए, तो भैया वो इसी कचरे के डिब्बे के अंदर चले जाते हैं।
ये सब समझ में आएगा क्यों। सबसे पहले इसके डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी और नाम के लिए एक ही साइंटिस्ट हैं। जिन्होंने खोज की उन्होंने ही नेम दिया, मतलब अलग नाम नहीं है, कोई साइंटिस्ट अलग अलग नहीं है, एक ही साइंटिस्ट है। कौन थे बच्चों, वो थे डी डूवे। डी डूवे, हिंदी में डी डूव लिखा जाता है, डी डूव। इन्होंने ही खोज की, इन्होंने ही नाम रखा, इन्होंने ही खोज की और इन्होंने ही नाम रखा। समझ गए मेरी बात। चलो अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। लाइसोसोम को हमने बैग बोला। एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे एक पॉलीथीन होता है एक बैग होता है, वैसे हमारी सेल के अंदर ऐसे एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है। मान लो एक बैग है, इसे ही सुसाइड करने वाला बैग कहा जाता है। कब हुई बेटा, ईयर नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी याद करना 1955 में हुई थी। एग्जाम में नहीं आता है, ईयर नहीं पूछा जाता है, फिर भी लिख लो अगर आपको लिखना है तो। अब एक बच्चा कह रहे हैं हमारी सेल्स में लाइसोसोम होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। गोल्जी बॉडी पढ़ाएंगे आगे कुलदीप आपको। हमारी हर एक सेल के पास लाइसोसोम है। अब ध्यान से सुनना तुम पहले बातें। दो टाइप की सेल्स बताई थी, एक बताया था प्रोकैरियोटिक, एक बताया था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम होते हैं। इसका मतलब किसी भी कवक की कोशिका में होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। किसी शैवाल की कोशिका में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्लांट में होते हैं, होते हैं। एनिमल में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारी हर एक सेल के पास लाइसोसोम है। लेकिन जब आप प्लांट की बात करते हो तो प्लांट्स में रेयर होते हैं लाइसोसोम। रेयर का मतलब क्या है, कभी कभी कुछ प्लांट में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड, आपने सुना है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट आते हैं, वो इंसेक्ट को खा जाते हैं अपने अंदर। ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं कीट भक्षी पादप, जैसे ड्रोसेरा, पिचर प्लांट, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। उनके अंदर ही लाइसोसोम्स होते हैं। सारे प्लांट में लाइसोसोम नहीं हो सकते। तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में एक डिफरेंस बन गया आज कि एनिमल सेल में हमेशा और हमेशा लाइसोसोम होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम आर रेयर, कभी कभी होते हैं। सारे प्लांट में नहीं होंगे, लेकिन होते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप एब्सेंट होते हैं, होते हैं। हमारे बॉडी की हर एक सेल में होते हैं। अब आप कहो तो मैं लिखवा दूं कि कौन कौन सी सेल्स में सबसे ज्यादा लाइसोसोम होते हैं। लिखो, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा लाइसोसोम कहाँ होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में लाइसोसोम कौन कौन सी सेल्स में होते हैं। लिखिएगा WBC। WBC को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, या इन्हें कहा जाता है क्या, सफेद रुधिर कोशिकाएं, इनके पास होता है। नेक्स्ट लिखोगे आप, इसके बाद WBC के बाद लिखो मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, ये भी एक ब्लड सेल है। इनका नाम लिख के छोड़ दो, आगे सब आएंगे ये। मैक्रोफेज, इनके पास भी होते हैं लाइसोसोम। इसके बाद लिखो किडनी सेल। किडनी का मतलब हमारे गुर्दे के अंदर सेल है, उसमें भी होते हैं। नेक्स्ट लिखो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेल, अग्नाशय की कोशिकाएं। वैसे तो सब में है, लेकिन इनमें ज्यादा है, मैं इसलिए लिखवा रही हूं। अग्नाशय सेल। अगला लिखो पैनक्रियाज के बाद आप लिखोगे नेक्स्ट किडनी हो गया, स्प्लीन, प्लीहा सेल्स, इन सब में होते हैं ज्यादा। उसके बाद लिखो लीवर में होती हैं एक अलग टाइप की सेल जिन्हें आप कफर सेल्स बोलते हैं, KUFFER, हिंदी में बोलते हैं कफर कोशिका। तो लीवर में भी होते हैं। लीवर में जो कफर सेल्स होती हैं उनके अंदर होते हैं। तो हमारी बॉडी में लाइसोसोम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करोगे तो WBC के पास होते हैं। मैक्रोफेज कहाँ होती है, ब्लड में होती है बेटा। मैक्रोफेज खून में होती है, लिख दो इसके आगे, खून में होती है। WBC भी आपके खून में है, ब्लड में है। किडनी के अंदर जो सेल्स हैं वो किडनी सेल्स हैं। पैनक्रियाज के अंदर है, उन्हें पैनक्रियाटिक सेल्स बोलते हैं। स्प्लीन, प्लीहा क्या होता है आगे बताएंगे। और लीवर के अंदर एक होती है कफर कोशिका, इंग्लिश में कुफर सेल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कफर सेल्स, इनमें भी होती हैं। इसके अलावा लिखो हमारी हड्डियों में होती है एक ऑस्टियोक्लास्ट सेल, इसके अंदर भी होती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल किस में होती है, तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ये बोन्स के अंदर होती हैं, तो इनमें भी होता है। मैंने कहा ना हमारे बॉडी की सेल्स में होता है, और सबसे ज्यादा तो इन सब में बहुत ज्यादा होती है, मैंने लिख दिया। ठीक है,
अब बात करेंगे इसका काम क्या होता है, लेकिन प्लांट सेल में रेयर होता है, ये बात आपको मैम ने क्लियर कर दिया है। जब लाइसोसोम के फंक्शन की बात करते हो तो लाइसोसोम ऐसे एक बैग है। अब बैग के अंदर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ होगा भैया, ऐसा तो खाली बैग तो होगा नहीं। तो हमारी सेल्स के पास ये जो बैग है, इस ध्यान से सुन लेना, बाद में मत कहना कि मैम ये सब क्या चल रहा है, फिर नहीं बताऊंगी मैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो लाइसोसोम हमारी सेल्स के अंदर वो बैग है जिस बैग के अंदर एक टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हिंदी में बोलते हैं इन्हें अपघटीय एंजाइम, अपघटीय एंजाइम। और इन एंजाइम की पीएच वैल्यू पूछी जाती है, ये होते हैं 4 से 5 पीएच के। इसका मतलब इनका नेचर क्या है? एसिडिक है, ये अम्लीय प्रकृति के हैं। बच्चा ये एक बैग है, इस बैग के अंदर एंजाइम भरे पड़े हैं। कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिन्हें हिंदी में अपघटीय एंजाइम बोलते हैं, जिनका पीएच वैल्यू 4 से 5 है, एसिडिक है। अब इन एंजाइम का काम क्या होता है, पहले ये सुनो। इनका काम होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का काम करते हैं। और हिंदी में क्या मतलब है? इंट्रासेल्यूलर का मतलब है सेल के अंदर, डाइजेशन का मतलब है पाचन, तो इसे कहा जाता है कोशिकीय पाचन। इनका काम क्या है? तो सेल के अंदर डाइजेशन करवाना। किसका करवाना? जैसे कल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऐसे यहां पर सेल्यूलर डाइजेशन, सेल्यूलर डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। कैसे, क्या काम करेंगे, कैसे डाइजेशन का करेंगे? मान लो हमारी सेल में कोई एक बड़ा सा न्यूट्रिएंट आ गया ऐसे बाहर से, यहां बड़ा सा न्यूट्रिएंट घूम रहा था, कोई कार्बोहाइड्रेट का बड़ा सा मॉलिक्यूल था, ये हमारी सेल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये घूमता 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 ये कहां आ जाएगा? इस लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा। और लाइसोसोम के अंदर आया तो ये एंजाइम इसे तोड़ तोड़, एंजाइम का काम होता है हमेशा डाइजेशन करवाना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करवाना, तोड़ फोड़ करवाना। तो इसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर देगा ताकि ये हमारी सेल को नुकसान ना पहुंचाए। ये मेन काम है, ये असली काम है लाइसोसोम का। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब होता है जब कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया बड़ा सा, जो मॉलिक्यूल हमारी सेल्स के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये मे बी ये टॉक्सिक भी हो सकता है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला हो सकता है। ये हमारी सेल के अंदर कोई भी खराब एक्टिविटी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी सेल्स के अंदर ये लाइसोसोम के पास आ जाएगा। लाइसोसोम के पास एंजाइम है, उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, और ये एंजाइम इसकी तोड़ फोड़ कर देंगे। अगर ये अच्छा होगा तो इसके अंदर से कोई एनर्जी निकाल लेंगे, जो भी काम का है उसे काम में ले लेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो इसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम कौन करता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनली। कोशिकीय पाचन कोशिका के किस हिस्से में होता है? लाइसोसोम में होता है। दूसरा, मान लो हमारी सेल के अंदर कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, कोई जहरीली चीज आ गई। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर में ब्लेड मिलती है हमें कहीं पर रखी हुई, या कोई ऐसी चीज जो कट फट सकती है, कहीं से हमारे ऑर्गन्स को, हमारे हाथ पांव में कहीं चोट लग सकती है, उससे हम डिस्पोजल बैग में डाल देते हैं। वैसे ही हमारी सेल के अंदर जब कोई जहरीला पदार्थ आता है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड आता है, तो वो सारे कंपाउंड इस बैग के अंदर रख दिए जाते हैं। मतलब हमारी ये मान लो पूरा बोर्ड आपकी सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ कोई बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया हमारी सेल्स के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बैक्टीरिया को, अगर इस बैक्टीरिया को नहीं मारा तो ये बैक्टीरिया बीमारी कर देगा, हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचा देगा। तो इस बैक्टीरिया को, या ऐसे ही बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, वो इस बैग के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेल का सफाई कर्मी। जैसे हमारी रोड के ऊपर सफाई कर्मी होते हैं, वो साफ करते हैं, कचरा वचरा हटा देते हैं, वैसे हमारी सेल के अंदर कोई कचरा वचरा आ गया, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जरूरत नहीं है सेल्स को, वो आ गए हैं कहीं ना कहीं से, तो उन सबको मारने का काम, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम, उन सबको तोड़ने फोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, इतने ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड आ जाते हैं हमारी सेल्स के अंदर, या ऐसा कोई बहुत सारे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन एक बारी में साथ में बहुत सारे आ जाते हैं। जब ज्यादा आएंगे तो यहां पर ज्यादा एंजाइम बनाएंगे,
भैया जब ज्यादा बाहर से टॉक्सिक एलिमेंट्स आएंगे तो ज्यादा एंजाइम बनेंगे, और बहुत ज्यादा जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनने लग जाते हैं तो ये जो लाइसोसोम बैग है इसकी मेम्ब्रेन पर एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये मेम्ब्रेन ब्लास्ट कर जाती है, मानो एटम बॉम्ब ब्लास्ट कर गया। वैसे हमारी सेल के अंदर ये बैग फट जाता है और फटने से इसकी डेथ हो जाती है। अपने ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ज्यादा करके अपने आप को मार लिया, और अपने आप को मारना क्या कहलाता है? सुसाइड करना कहलाता है। इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। और जैसे ही ये बैग फटेगा तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसे सेल में बाहर आ जाएंगे और बाहर आके हमारी सेल्स को भी क्या कर देंगे? मार देंगे। ये मार देंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी तो तोड़ने फोड़ने की, तो हमारी सेल्स को तोड़ फोड़ देंगे, ये हमारी सेल्स को मार देंगे। तो भैया ये बैग फटा तो खुद तो मरे ही, और खुद मरने के साथ साथ जिस सेल के अंदर रह रहे थे उस सेल को भी मार दिया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? इनका नाम सुसाइड बैग पड़ गया। कोशिका का आत्मघाती थैली, वो थैली जो अपने आप को भी मार ली है और जिस सेल में रह रही थी उसको भी मार दिया है, तो इसे बोलते हैं कोशिका का आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसे एटम बॉम्ब क्यों बोला? जैसे एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां पर आसपास के लोग मर जाते हैं, ऐसे ही हमारी सेल्स में लाइसोसोम ब्लास्ट होता है, बैग फटता है तो वहां पर आसपास पूरी सेल के कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसको स्क्वेंजर क्यों बोला? जैसे सफाई कर्मी रोड की साफ सफाई करते हैं, कचरा हटाते हैं, वैसे हमारी सेल में कोई कचरा आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए, उन सबको ये बैग अपने पास बुला लेता है, इसलिए इसको सफाई कर्मी बोला। सुसाइड करने वाला बैग क्यों बोला? क्योंकि ये बैग अपने आप फट जाता है, अपने आप को मार लेता है, सेल के बाकी कंपोनेंट्स को भी मार देता है। इसलिए जिस सेल के अंदर रह रहा था उसे भी मार दिया, खुद भी मर गया, तो इसने अपने आप का सुसाइड कर लिया। तो इसे क्या बोलते हैं हम? सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग, आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहा जाता है। जबकि इसका मेन फंक्शन कौन सा था? इसका मेन फंक्शन था, आप बताओगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम था। मेन काम इनका ये था। अब मैं आपको एक नोट बनाकर पॉइंट लिखवा रही हूं, आज नहीं समझ में आएगा लेकिन एक दिन पक्का आएगा। एक नोट बनाकर लिखवा रही हूं, पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ ब्लड कैंसर lysosomes are more active. In case of blood cancer, lysosomes are more active. एक बीमारी है जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, और जब किसी इंसान को ब्लड कैंसर होता है, जिसे रक्त कैंसर कहा जाता है, अगर किसी इंसान को रक्त कैंसर है तो उस इंसान के बॉडी में लाइसोसोम्स सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लाइसोसोम बनेंगे उतने ज्यादा बैग फटेंगे, फटने से पूरी सेल्स की डेथ हो जाएगी। और खून के अंदर जो सेल्स उनमें अगर ज्यादा हो गए तो भैया खून के अंदर डेड सेल्स ज्यादा आ जाती हैं, डेड सेल्स आपस में आके जुड़ती हैं, एक ट्यूमर सा बनेगा, और ट्यूमर बन के धीरे धीरे वही ब्लड खून से आपका खराब हो जाएगा, जमने से लग जाएगा और ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा। हम जिंदा रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम कैसे मर जाएंगे? हमारी सेल्स में होता है। और आपको ये बात पता नहीं है, एक दिन में हजारों सेल्स मरती हैं, हजारों नहीं बनती हैं, तो हमें क्या नुकसान पहुंचा? हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक दिन में हमारे बॉडी में हजारों सेल्स बनती हैं, हजारों सेल्स मरती हैं। तो मर गई तो क्या हो गया? नई सेल्स बन गई। लेकिन एकदम से अगर बहुत ज्यादा लाइसोसोम और ब्लड में एक्टिवेट हो गए तो वो कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैम सेल मर गई तो हम भी मर जाएंगे। अरे नहीं, हमारी सेल्स, हजारों सेल्स बढ़ती हैं, हजारों बनती हैं, तो मर गई तो क्या हो गया? अगर 1000-2000 सेल्स नहीं बन जाएंगी। सेल डिवीजन सुना है क्या? कोशिका विभाजन सुना है? उसके कोशिका विभाजन के थ्रू हमारे बॉडी में नई नई सेल्स बनती जाती हैं, पुरानी सेल्स मरती जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ ब्लड कैंसर लाइसोसोम्स आर मोर एक्टिव। ये बहुत अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको WBC पढ़ाऊंगी। ठीक है? एक कह रहे मे बी हार्ट राइट साइड और नॉट,
देखो हार्ट आपका सेंटर में होता है, ज्यादा झुक जाता है लेफ्ट में, इसलिए हम लेफ्ट में बोलते हैं। लेकिन किसी किसी हजार लाखों लोग में एक इंसान ऐसा भी होता है जिसका सेंटर में था वो राइट साइड ज्यादा झुक गया, तो हम बोल देते हैं फलाना इंसान के राइट में दिल होता है। बिल्कुल हो सकता है राइट में दिल, ठीक है तो उसका भी सेंटर में, लेकिन झुक गया राइट में ज्यादा। ओके दिनकर कुमार, चलिए तो ये लाइसोसोम, इसे हम सुसाइड बैग और ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, है ना। चलो ओके, रुचि बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। हाँ, एक कह रहे मैम सेल्स कैसे बनती हैं। बेटा एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक सेल है ये पुरानी हो गई, इसने अपने आप को डिवाइड करके ऐसे दो नई बना दी, तो ये न्यू सेल्स हैं, ये पुरानी और पुरानी हो जाएगी तो एक टाइम के बाद ये डेड हो जाएगी। आपने नहीं सुना कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है, तो सही बात है फिर नई आ जाएंगी, कुछ रीजनरेट हो जाएंगी, वापस बन जाएंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर सेल्स मर जाती हैं तो। चलो मैम डायलिसिस क्यों होता है, जब आपकी किडनी खराब होती है, जब किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है तो आप आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर करवाते हैं, उसे ही डायलिसिस कहते हैं। चलो बताओ लाइसोसोम कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ये क्या बताने, मतलब यार तुम लोग कैसी बातें करते हो यार क्या पढ़ा रही हूं मैं, सेल पढ़ा रही हूं तो सेल के अंदर लाइसोसोम दिखाऊं, ऐसा नहीं समझ में आएगा, लिखा होगा कहीं ना कहीं। कहाँ है लाइसोसोम, इसके अंदर, ये रहा लाइसोसोम, ये देखो ये रहे बैग जैसी स्ट्रक्चर, ये लिया, ये रहा बैग जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे बनी हुई ना ऐसे थैली, ये रही लाइसोसोम। ऐसे लाइसोसोम होती है हमारी सेल्स के अंदर। कहाँ है, सेल के अंदर है। बताओ यार तुम लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें पूछते हो कि लाइसोसोम कहाँ है, जब मैं सेल पढ़ा रही हूँ तो सेल का ऑर्गेनली है, सेल के अंदर है लाइसोसोम, ठीक है। चलो बताओ, यस मैम स्किन में सेल्स मरती हैं, बिल्कुल मरती हैं, डेड सेल्स देखा नहीं कभी कभी आपकी स्किन ऐसे उतरती रहती है, ऐसे फट सी जाती है, ऐसे ऐसे आप ऐसे निकालते रहते हो स्किन, तो वो डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, स्किन में भी डेड सेल्स होती हैं, खून में भी डेड सेल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हाँ जी, रुचि कह रही है एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम है नवंबर में और पॉलिटी में कुछ प्रॉब्लम है हमें, ठीक है तो कोई बात नहीं, एमपीपीएससी का एग्जाम है तो बेटा नवंबर में तो हम स्टार्ट करवा, बस 2 या 3 दिन का चैप्टर बचा है फिर खत्म हो जाएगा आपका, ये ज्यादा नहीं बचा है। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर खुद से करो, खुद से लिखा हुआ चीज बहुत जल्दी स्टोर होता है आपके ब्रेन में, तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।